गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आप लोगों को परिवहन चैप्टर जीव विज्ञान में पढ़ रहे थे, जिसमें कल हार्ट तक बताया गया था आप लोगों को। आज उससे आगे बताया जाएंगे आप लोगों को जिसमें आप लोग हार्ट पढ़े थे कल। उसके बाद इसमें आप क्या पढ़े थे, परिसंचरण के बारे में, ब्लड प्रेशर पढ़े थे, रक्तदाब, और उसके बाद ब्लड वेसल, रुधिर वाहिका के बारे में जाने थे, जिसमें से आप लोगों को धमनी शायद कल पढ़ चुके थे, धमनियाय के बारे में। आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे सिरियाय के बारे में। या आप लोग को यही तक बताया गया था। देखिएगा, धमनियाँ ये मोटी पेशीय में लचीले रक्तवाहिनीय है जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध करने में ऑक्सीजन युक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है। इन वाहिनियों का प्रवाह तेजी से होता है। इन वाहिनियों में रक्त का प्रभाव तेजी से होता है। ये अंगों में गहराई देता है। अंगों में क्या देता है? गहराई देता है। दूसरा आप किसके बारे में जानिएगा? सिराय के बारे में। सिराय के बारे में क्या है समझिएगा। ये पतली भित्ति वाली रक्त नलिका होती है, जो होती है आपका पतली भित्ति वाली रक्त वाला नलिकाएं होती है। तो सिराएं भित्तियों वाली रक्त नलिकाएं हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से होकर
विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय की ओर लाने का कार्य करती है, ये शरीर में प्रायः त्वचा के नीचे पाई जाती है और किसी न किसी स्थान पर दिखाई भी देती है। तो ये आपका क्या होता है, दम पतली भित्ति वाली होती है, दम पतली भित्ति वाली रक्त वाली नलियाँ होती है। नलियाँ है जो शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के जो आपका विभिन्न पार्ट्स होते हैं उस पार्ट से रक्त को, आपके ब्लड को कहाँ ले जाती है, हार्ट की ओर ले जाती है। जब आपकी पतली भित्ति वाली नली होती है ब्लड की, जो आपके शरीर के विभिन्न सारे पार्ट्स में ब्लड को हार्ट की ओर ले जाने की कार्य करती है। जितने भी शरीर में होते हैं अंग होती है, विभिन्न अंगों से ब्लड होते हुए हृदय की ओर ले जाने की कार्य करती है। ये सारी प्रक्रिया प्रायः त्वचा के नीचे पाया जाता है, किसी न किसी स्थान पर भी दिखाई देती है। अब तीसरा बात समझिए क्या, किसके बारे में, तो कोशिकाएं के बारे में। किसके बारे में, कोशिकाएं। तो कोशिकाएं के बारे में समझिए। तो ये पतली रक्त वाहिकाएं हैं जो मुख्य वाहिकाओं के शाखाओं और उपशाखाओं के रूप में शरीर में जाल और जाल की तरह, किसकी तरह, जाल की तरह फैली हुई है। फैली हुई होती हुई सबसे पतली शाखाएं हैं जिनके सिर उपशाखाएं रूप शरीर के जाल की तरह फैली हुई होती है और फैली होती हुई है। इसके बाद आप लोग लिखिएगा
फैली होती है। बालों की तरह पतली, बालों की तरह पतली होने के कारण ही इन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं कहते हैं। ये धमनियां से होकर धमनियां से निकलकर धमनी से निकली, इससे निकली, धमनी से निकली हुई सबसे पतली शाखाएं हैं, जिनके सिरे आपस में संयुक्त होकर शिराएं बनाती है, जो रक्त को हृदय तक आपस लाती है। तो जो पतली पतली रक्त वाहिकाएं होती है ना, जो क्या करता है, आपके मुख्य वाहिका की शाखा को उप शाखा के रूप में, जो शाखा होते हैं वाहिका होते हैं, उसको शाखा और उप शाखा के रूप में शरीर में जाल की तरह फैली होती है। आपके शरीर में पूरे जाल की तरह शाखा के रूप में, उप शाखा के रूप में फैली रहती है। और बालों की तरह पतली होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब कोशिका कहते हैं किसके कारण, बालों की पतली होने, बाल की तरह वो एकदम पतली होती है। जिस तरह से बाल केस पतला होता है, उसी तरह से उतना पतला होता है, उन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। ये धमनियां से निकलती हुई, जैसी कहाँ से निकलती है, आपके धमनी से निकलती हुई सबसे पहली पतली शाखाएं हैं, जिनके शरीर में आपस में संयुक्त होकर शिराएं बनाती, जो रक्त को हृदय तक आपस लाती है। अब हम लोग सीखेंगे ब्लड के बारे में, जानेंगे रुधिर या ब्लड के बारे में। रुधिर या ब्लड, रक्त, रुधिर या रक्त या ब्लड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ब्लड। रुधिर या रक्त या ब्लड। अब समझिएगा यहाँ पर रुधिर क्या है। सबसे पहले मुख्य बात आती है आपका कि रुधिर है क्या, रुधिर क्या है। तो इसे समझे आप लोग, रुधिर क्या है। इस प्रश्न की जवाब क्या होगा, तो रुधिर एक तरल संयोजित उत्तक है। जो रुधिर होता है, ब्लड है आपका, एक लिक्विड है, तरल है, लिक्विड संयोजित उत्तक है आपका। क्या है, लिक्विड कन्क्रीटिव टिश्यू उत्तक, यानी जो ब्लड हुआ आपका एक तरल संयोजित उत्तक होता है, जिसका रंग में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाए जाते हैं। जिसके रंग में जो रंग होता है, उस रंग में एक विशेष प्रकार, ब्लड का जो रंग होता है, उस रंग में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, और उस प्रोटीन का नाम हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड आपका क्या होता है, लाल होता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि रक्त एक तरल संयोजित उत्तक होता है, जिसके रंग का एक विशेष प्रकार के प्रोटीन
हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। यह पोषक पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ, उपचायी उत्पादों, हार्मोन और गैसों के शरीर के एक भाग से दूसरे भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो रक्त क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं क्या है रक्त। इसका आंसर जवाब आप लोग आराम से लिख सकते हो कि रुधिर एक तरल संयोजित ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका रंग एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अब ध्यान रखिएगा कि रक्त का रुधिर का संकर, रक्त या रुधिर का संगठन, तो एक सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, दम हेल्दी व्यक्ति है, दम स्वस्थ है, उसे कोई भी बीमारी ना हो, दम स्वस्थ, दम फिट हेल्दी हो, तो उसके अंदर रक्त की मात्रा 85 मिली प्रति केजी होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आपकी जो अभी बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताया जा रहा है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति, कहने की मतलब दो एकदम अच्छा है, किसी प्रकार से उसे कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसके रक्त की मात्रा प्रति केजी कितना होगा, मिली होगा, तो 1 केजी में उसका 85 मिली प्रति केजी शरीर के भार के हिसाब से होती है। यानी किसी का ब्लड स्वस्थ मनुष्य में किसके हिसाब से, स्वस्थ व्यक्ति में किस हिसाब से होगा, तो उसके वजन के हिसाब से होता है। अब प्रति केजी कितना, 85 मिलीलीटर होता है। यदि आपके शरीर का भार 45 केजी है तो आपका शरीर में कुल खून लगभग कितना होगा, तो 45 गुने 382 से गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 38.25 मिलीलीटर। यानी कहने की मतलब आपके शरीर में खून कितना है, 3.82 लीटर रक्त होना चाहिए लगभग। कितना, 3.82 लीटर रक्त होगा आपके। किसी का वजन मान लीजिए 50 केजी है, तो 82 से गुना कीजिए वजन के हिसाब से, 5 दूनी 10, 8 5 40, 42, यानी लगभग कितना हो जाएगा इसका, 4200 हो जाएंगे यहाँ पे। तो लगभग आपका 4.2 मीटर हो जाएंगे। कितना, 4.2 लीटर रक्त हो जाएगा आपके पास, 4.2 लीटर। किसी आदमी का, स्वस्थ व्यक्ति का खून कितना होता है, तो उसके शरीर की जो कुल भार होगा उस भार का 1 केजी में 82 मिलीलीटर होता है। तो मान लीजिए 85 नहीं कीजिएगा, 85 कितना, 85 होगा, सॉरी स्टूडेंट 85 आप लोग कीजिएगा, 85 होते हैं। कितना, 85। तो अब 50 25 8 5 42 कितना, 242 हो जाएगा, तो कितना लगभग हो जाएगा, 4.25 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीटर, यहाँ पर 0 मिलीलीटर। तो इस तरह से होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। रक्त एक कैसा पदार्थ है, पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि रक्त एक क्षारीय पदार्थ होता है। रक्त कैसा पदार्थ है, अम्लीय या क्षारीय, तो
तो आप जवाब दीजिएगा कि क्षारीय पदार्थ होता है रक्त। रक्त में 2 प्रकार के घटक होते हैं और ब्लड में कितने प्रकार के घटक होते हैं? याद रखिएगा, रक्त क्षारीय पदार्थ होता है आपका। रक्त क्या है? क्षारीय पदार्थ होता है, क्षारीय पदार्थ होता है। अब इसके बाद समझिएगा बात, रक्त क्या होता है? क्षारीय पदार्थ। और दूसरा बात याद रखिएगा, रक्त 2 प्रकार के घटक होते हैं। रक्त के घटक की बात किया जाए तो रक्त के घटक 2 होते हैं। एक घटक कौन? एक घटक आपका होगा ठोस घटक। कौन घटक? ठोस घटक। दूसरा कौन घटक? दूसरा घटक याद रखिएगा आपका हो जाएगा तरल घटक होता है। ठोस घटक, दूसरा तरल घटक होता है। रक्त के आयतन के अनुसार आपका 5% प्लाज्मा होता है, जिसमें 92% जल पाए जाते हैं। रक्त के आयतन के अनुसार, रक्त के अंदर आयतन के अनुसार 45% कण रक्त के पाए जाते हैं। कहने की मतलब जिसके शरीर में मान लीजिए रक्त का आपका रक्त में आयतन के अनुसार प्लाज्मा आपका कितना हो जाएगा? 5%। रक्त के आयतन के अनुसार आपका प्लाज्मा कितना होगा? 5%। अब प्लाज्मा में जितना 5% होगा जिसमें, उसमें 92% आपका क्या हो जाएगा? जल पाए जाएंगे। और रक्त के आयतन के अनुसार 45% रक्त का कण पाया जाता है। रक्त कितने प्रकार के, रक्त के कण कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त के कण 3 प्रकार के होते हैं। रक्त का कण कितने प्रकार के होते हैं? इनकी प्रकार की बात किया जाए तो 3 प्रकार का होता है। पहला श्वेत रक्त कण होते हैं, श्वेत रक्त कण। दूसरा आपका ब्लड होता है, प्लेटलेट्स। या पट्टी कणियाओं, पट्टी कानू। तीसरा आपका होता है श्वेत, एक लाल रक्त कण ले लीजिए। कौन सा कण? लाल रक्त कण। तो सबसे पहले लाल रक्त कण ही होंगे, तब श्वेत रक्त कण। तीसरा कहा जाएगा प्लेटलेट्स या पट्टी कानू। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं लाल रक्त कण के बारे में। किसके बारे में? लाल रक्त कण के बारे में। लाल रक्त कण को कहते हैं रेड ब्लड, इंग्लिश में रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, CORPSCLS या RBC भी कह सकते हो। क्या कहा जाता है? किसी बहुत सारे स्टूडेंट RBC भी कहते हैं, RBC। यहाँ पे आप रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या RBC, याद रखिए RBC, रेड लाल रक्त कण, RBC। तो देखिए इसमें RBC की बात जब की जा रही है आपको, तो कॉर्स पे अब यहाँ पर ये उभयतल कोशिका होती है। किस प्रकार कोशिका होती है? उभयवातल कोशिका होती है, जिनका रंग क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इसका जो रक्त होता है लाल किसके कारण होता है? तो लाल आपका हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड आपका खून क्या होता है? लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब इसमें कौन सा, अब देखिए उभयताल कोशिका, कौन सा कोशिका पाया जाता है? तो उभयताल कोशिकाएं पाई जाती है, उभयताल कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें उभयताल कोशिका पाई जाती है। अब इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन अणु की उपस्थिति के कारण खून आपका ब्लड लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बारी बारी से परिवहन करता है।
यानी एक पहले एक ऑक्सीजन परिवहन, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड किया, ऑक्सीजन एक बार, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बारी बारी से क्या करता है परिवहन करता है ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड करती है। रक्त में लाल रक्त कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो लाल रक्त कोशिका की संख्या बात किया जाए, आपका ब्लड में कितनी होती है लाल रक्त कोशिका की संख्या? तो याद रखिएगा कितनी होती है कोशिका, तो आपका 5 गुने 10 के पावर 6, 5 गुने 10 के पावर 6 प्रति घन मीटर, प्रति घन मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस स्तनधारी के लाल रक्त में क्या नहीं पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। लाल रक्त कणों अथवा हीमोग्लोबिन कमी से, आपको लाल रक्त की कमी से, यदि आपके शरीर में ब्लड खून की कमी से आपका कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होता है। याद रखिएगा, खून की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है। जितने लिखा रहे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बनेंगे। खून की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है। लाल रक्त कण हीमोग्लोबिन की कमी से, या कहीं पर लिखा जा सकता है लाल रक्त की कमी से, कहीं पर लिखा जा सकता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया बीमारी, लाल रक्त कण की कमी से एनीमिया बीमारी, खून की कमी से एनीमिया बीमारी। किसी प्रकार से पूछा जाए तो एनीमिया बीमारी होता है। लाल रक्त कण में पूछ दिया जाए कि खून की कमी से, लाल रक्त कण खून कमी से कौन सी बीमारी? तो एनीमिया बीमारी। स्तनधारियों में क्या होता है? लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियां होती है, स्तनधारियां स्तनधारियों में लाल रक्त कोशिका नहीं पाई जाती है। लाल रक्त कोशिका केंद्रक में नहीं पाई जाती, केंद्रक में नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है। तो इस बात को ठीक कल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा प्लेटलेट्स पट्टिकाओं के बारे में, श्वेत रक्त कण के बारे में। आज आप लोग इतना ही थी कि आप लोग अभी क्लास कम चल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद आपका कोर्स समय पर और नवंबर दिसंबर में समाप्त कर दिए जाएंगे। अभी कुछ स्लो है, आपको अगस्त के बाद से सितंबर में, अगस्त के बाद से स्पीड कर दिए जाएंगे। सारे क्लास को आपको सितंबर से स्पीड कर दिए जाएंगे, सारे क्लास लगा दिए जाएंगे। सभी क्लास समय पर आपको समाप्त कर दिए जाएंगे। नवंबर दिसंबर में सिर्फ आपको संस्कृत पढ़ाना है, कुछ सोशल साइंस, आपका फिजिक्स समाप्त हो चुके हैं, केमिस्ट्री उस समय तक फिजिक्स भी कुछ समाप्त हो जाएंगे, हिंदी भी समाप्त ही है आपका। मैथ थोड़ा स्लो है, मैथ को स्पीड कर दिए जाएंगे, 1.5 घंटा कर दिए जाएंगे सितंबर से। 1.5 घंटा समय से पहले समाप्त हो जाएगा सारा चैप्टर। आपका भी लॉन्ग चैप्टर चल रहे हैं, जो 8 नंबर चैप्टर थे आपका लॉन्ग था चैप्टर। उधर जो 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ाए गए थे सब लॉन्ग चैप्टर है। छोटा छोटा चैप्टर, इजी चैप्टर आपका बचा हुआ है, जो समय पर ही समाप्त कर दिया जाएगा। जो अभी छोटा छोटा चैप्टर नहीं पढ़ाया गया, जो समय होते ही आपको पढ़ा दिए जाएंगे। नवंबर दिसंबर तक सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे आपका।